गुड इवनिंग एवरीवन। एस्ट्रो भारत में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी का डे 3, जो आपको सिखाएंगी वानी जी, जिनको 10 ईयर से भी ज्यादा का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि मैम ही आपसे बात करें। वानी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हरे कृष्णा एवरीवन। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा थर्ड डे है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा एस्ट्रोलॉजी का। और आज भी हम कुछ नया ही करेंगे, कुछ नए एस्पेक्ट्स में आपको बताऊंगी आज भी। और जिसके भी कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए थे, कल मेरी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू था नेट का, तो फिर मैं कल हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है ताकि जितना मैं आप लोगों को कवर करवाना चाह रही हूँ वो सब कवर हो जाए। ठीक है। और कुछ भी अगर ज्यादा ऐसा लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ इश्यू आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हो। अगर मैं देख लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो शुरू करें या वेट करना है अभी 2 मिनट? मैम कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है। तो हमने कल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। वाला शेयर शेयर हो गया। जी मैम। ओके। आज हम साइंस के बारे में बात करेंगे। पहले हमने प्लैनेट्स के बारे में बात की थी, है ना। पहले मैं आपको हाउसेस बता देती हूँ, उसके बाद हम साइंस में आएंगे। हाउसेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जब भी हम एस्ट्रोलॉजी लर्न करते हैं। और मैंने जो आपको जिस तरह की प्रिडिक्शन बताई है उसमें मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि हम पहले हाउस को और उसके अंदर जो राशि है उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। हाउस और राशि जब कनेक्ट होगी तब भी प्रिडिक्शन आती है। प्लैनेट को तो हम बाद में उसके अंदर रखते हैं। जो बेसिक प्रिडिक्शन है वो हाउस और राशि से ही आएगी। अगर आप लोगों को हाउस और राशि अच्छे से समझ में आ गया तो आप बहुत बेटर उस चीज को प्रिडिक्ट कर पाओगे। चार्ट का कहते हैं ना कोर समझना, तो जो चार्ट्स है उनका कोर जो है आपको इसी से समझ में आएगा। ठीक है। जी। अब मैं भी निकाल रही हूँ वो वाला पेज हमारा। ये आ गया हमारा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस बताया था मैंने, लग्न होता है हमारा। और लग्न ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप लोगों को तो पता है कि ये बोलते हैं कि भाई हम जब हैं, हमारे एग्जिस्टेंस है, कभी तो वो बाकी के घर जो है हमारे सारे काम करेंगे। हमारा चार्ट का जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घर होता है, लग्न उसमें से एक है। वैसे तो हर एक हाउस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फाउंडेशन जो है हमारे पूरे बर्थ चार्ट का वो हमारा लग्न होता है। अब लगन से हमें पता है कि भाई लगन तो हम होते हैं। अब लग्न को हम मेनली क्या क्या चीजों से देखते हैं। जो हमारा जो लग्न लॉर्ड है, यानी कि आपको एक बर्थ चार्ट दिया गया, उसके अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है। व्हाइट बोर्ड मुझे शेयर करना पड़ेगा, आई थिंक ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। हो गया, व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया। जी मैम। ओके, मान लो। अब
हम यहाँ पे जानेंगे कि लग्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, किस लिए बोला जाता है भाई, ये आपका केंद्र में भी आता है लग्न, और आपका त्रिकोण में भी आता है लग्न। मैम आपका व्हाइट बोर्ड हाफ ही शेयर हो रहा है। हाफ शेयर हो रहा है, चलो मैं ना जूम वाला कर देती हूँ, वही एक वाला लेफ्ट कर। साइड मैडम, लेफ्ट साइड बना लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं जूम वाला करती हूँ, कोई बात नहीं। इसको स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। इसे मैंने स्टॉप शेयर कर दिया, ये कर देते, ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम। अच्छा ठीक है, ये लो जी, ये हमारा बना एक चार्ट। इसको हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं। ठीक है, डायमंड जन्मपत्री, डायमंड जो इसका वो है ना पैटर्न, दैट इज डायमंड पैटर्न। ठीक, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है ये हमारा लग्न तो होता है, ठीक है। बताया था एक ये ये पहला घर, चौथा, सातवां और 10वां, 1 4 7 10, ये हमारे केंद्र होते हैं, बताया था मैंने। जी। और ये वाला जो है हमारा 5th हाउस और 9th हाउस, यानी कि पहला, पांचवा और 9वां, ये हमारे ट्राइन्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे केंद्र, ये होते हैं ट्राइन्स। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही केंद्र और ट्राइन बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज देखी, ये जो 1 नंबर है ये कॉमन है, ये लगन भी है, और ये क्या है, हमारा ट्राइन भी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, केंद्र की क्वालिटी भी है और ट्राइन की क्वालिटी भी है। ठीक है, क्यों बोला है इसको कि इसमें तो दोनों क्वालिटीज हैं, ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि अगर एक एक जीव की जो फॉर्मेशन है किसी भी जीव की, तो उसमें माता और पिता दोनों का हाथ होता है ना। अच्छा, माता को हमने कौन सा घर दिया होता है, मदर को कौन सा हाउस दिया है, 4th हाउस जो होता है ना, चौथा घर। ठीक है, ये वाला घर, ये होता है हमारा माता का। ओके, ये हो गया हमारा केंद्र। और ये जो है नेचुरल कारक बोल रही हूँ, जो काल पुरुष की कुंडली होती है नेचुरल, जो मैंने सबसे पहले दिन आपको बना के दिखाई थी, जिसमें यहाँ 5 की जगह 1 लिखा होता है। ओके, और ये होता है नेचुरल, जो घर होता है ये होता है सन का, जो कि जिसको हम बोलते हैं पिता। कि तो ये जो केंद्र होता है, जो हम होते हैं, हम माता और पिता दोनों की फॉर्मेशन होते हैं। दैट्स वाई लग्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है, और वो केंद्र में भी काउंट होता है और हमारे ट्राइन में भी काउंट होता है। हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया कि लगन तो होता है हम, हमारी जो होती है बेसिक पर्सनैलिटी है ना, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा जो फेस का कलर है वो कैसा है। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके जो लगन का लॉर्ड होता है ना, वो बहुत अच्छे से प्लेस होना चाहिए आपके बर्थ चार्ट में, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन भी लोगों का लगन लॉर्ड एफ्लिक्टेड होता है, एफ्लिक्टेड होने का क्या मतलब है कि कोई बैड प्लैनेट, मैंने कल आपको मारक भी अच्छे, मतलब मारक तो अभी शायद हमारा नहीं हुआ है, मैंने आपको ये बताया था कि कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो हमें बैड इफेक्ट देते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, उसके अफ्लिक्शन में आ गया, उसके साथ बैठ गया, दृष्टि, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसकी वजह से हमारा लगन जो है, फाउंडेशन जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो लगन क्या है, हम है, हमारी बेसिक पर्सनैलिटी है, हमारी बॉडी है। फिर आता है हमारा दूसरा घर, काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर में नंबर 2 लिखा होता है। ठीक है, नंबर 2 का मतलब टॉरस होता है वैसे। सेकंड हाउस दिखाता है हमारी फैमिली को, हमारी स्पीच को, ठीक है, हमारी सेविंग्स को, अगर बॉडी में देखो तो हमारे गले को। अच्छा,
और क्या क्या दिखाता है हमारा जो सेकेंड हाउस के अंदर, हम उसको ऐसा देख सकते हैं उसके अंदर किस तरह का प्लेनेट बैठा हुआ है। जिस तरह का प्लेनेट होता है ना, वैसे ही हमारी ईटिंग हैबिट भी होती है और वैसे ही हमारा बोलने का तरीका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सेकेंड हाउस के अंदर, सेकेंड हाउस ना रिसोर्सेज भी होता है। ये जो मैं वर्ड रिसोर्सेज बोल रही हूँ इसको आप मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी पॉइंट है वो रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप रेमेडी बनाने के लिए आओगे ना, तो ये जो रिसोर्सेज वर्ड है ना, यही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड को ना मार्क भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं, जब हमारी फैमिली बन जाती है, मार्क भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, सेकंड हाउस को मार्क बोला जाता है। क्यों? जब आप एक फैमिली के अंदर आ जाते हो तो हर तरह के अपनी फैमिली से जुड़ा उसका सुख दुख, हमने हमारी जो आर्गुमेंट्स है, हमारा लड़ाई झगड़ा, हमारा प्यार, हर एक चीज हमारी उससे जुड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको मार्ग बोलते हैं, क्योंकि हमें दुख भी तो इन्हीं चीजों की वजह से होता है हमारी लाइफ में, इसीलिए उसको मार्ग बोला जाता है। ये मार्ग हाउस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के दूसरे घर की दशा आए जी को तो मार्ग हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब भी इस घर में बैठे हुए प्लेनेट की दशा आती है, या फिर उसका जो ऑनर है, ऑनर कौन होता है, अंदर जो नंबर लिखा होता है, उसका जो ऑनर है, उसकी जब दशा आती है या डिस्पोजिटर है, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है उस टाइम पे बढ़ जाए। ठीक है, मान लो किसी का भी सेकंड हाउस में, दूसरे घर के अंदर में नंबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और बैठा भी सैटर्न है। अब मैंने कल आपको बताया था, सैटर्न तो स्लो होता है, धीरे धीरे, है ना, और 10 नंबर जो होता है ना, 10 नंबर क्या करता है, मिक्सअप कर देता है सारी चीजें ऐसे, बिल्कुल। तो वो कैसे खाना खाएगा, एक तो आवाज करता हुआ खाएगा, धीरे धीरे खाएगा, और सब चीजें एक ही प्लेट में मिक्स कर देगा। ठीक है, अकेला खाने की हैबिट हो सकती है ऐसे इंसान को, क्योंकि राशि जो है थोड़ा अकेला रहना पसंद करती है, सबसे इसकी नहीं बनती। जो 10वां साइन है ना हमारा, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न की होती है। अब मान लो आपको देखना है, कल मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बता दिया था, किसी के सेकंड हाउस में अगर सन बैठा है, सूर्य बैठा है, तो कैसी होगी उसकी वाणी, बताओ कैसी वाणी होगी उसकी, बिल्कुल तेज होगी। सन गर्म है ना, पित्त कारक है, तो क्या उसको, उसकी वाणी में एक रोब होगा, है ना। इस तरह से आप हाउसेस को कनेक्ट कर सकते हो। पर जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, वो जरूर मैटर करना, उसकी वजह से आप जो है ना, आधी से ज्यादा प्रेडिक्शन हो जाती है कि उसमें नंबर क्या लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेनेट बाद में आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा घर। तीसरा घर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, बिल्कुल है, हमारे पड़ोसी जो है, हमारे पड़ोसी भी तीसरे घर से आते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, जितना भी हमारा पेपर वर्क है, इसका मालिक होता है मरकुरी। जितना भी हमारा पेपर वर्क है, सारा कुछ जो है आपका तीसरे घर से डिसाइड होता है, मरकरी की क्वालिटीज है ना सारी, इसीलिए। और लॉन्जिविटी का भी होता है, ये मेन पॉइंट इसके दो हैं, एक लॉन्जिविटी, क्योंकि 8वीं से 8वां है। अगर हम काउंट करें तीसरे घर को, देखो काउंट करके बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये लो जी, देखो, अगर हम, ये मैं कालपुरुष की कुंडली ले रही हूँ, ओके, आप लोग अपने हिसाब से जो आपके लग्न में लिखा है वो बना सकते हैं। काउंटिंग ही करनी है ना हमें, बस काउंटिंग शुरू कहाँ से कर रही है ये मैटर करता है। लिखनी तो आपको 1 से 12 तक काउंटिंग ही है, इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये हमारा 8वां घर, 8वां घर, ठीक है, लॉन्जिविटी, डेथ, ये सब रिलेटेड होते हैं। से एक काउंट करो, एक, यहीं से किसी को भी आपको काउंटिंग करनी है ना, इस ग्रह से ये, इस घर से ये घर कितना दूर है, तो जिससे काउंट कर रहे हो ना उसको नंबर 1 लोगे आप।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 8वां तीसरा घर है, तो ये भी हमारी लॉन्जिविटी का कारक घर माना जाएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है लॉन्जिविटी। साथ में क्या, सबकॉन्शियस हमारा, थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस को भी गार्ड करता है। ये मेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिसका जो पैटर्न है ना हमारे सबकॉन्शियस से आया होता है। किसी किसी का सबकॉन्शियस बहुत बहुत सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे मून बिठा दें अगर, यहाँ पे ये तीसरा घर है सबकॉन्शियस का, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 4, सपोज हमने नंबर 4 लिख दिया यहाँ, ठीक है, और साथ में बिठा दिया मून। अब सोचो कि 4 नंबर तो पहले ही बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, साथ में हमने मून बिठा दिया है उसमें, तो वो ओवर सेंसिटिव हो गया। अब उसके सामने जो भी चीज आएगी ना, उसका एक ग्राफ उसके दिमाग में छप जाएगा। घर में, लाइफ में कभी कोई बैड सिचुएशन ऐसी आ गई जिसको वो इंसान फेस नहीं कर पाया, आप पूरे चार्ट में कारण ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगा नहीं। असली रीजन कहाँ पे नजर आएगा? यहाँ पे, इस घर में नजर आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कोई बिजनेस वाले थे, उनको बहुत का लॉस हो रहा था काफी ज्यादा। तो चार्ट में देखा, समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन उनके यहाँ पे यही प्लानिटरी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। और उनके घर में जो फोटो लगी हुई थी ना बेडरूम में, जिसको हम सामने सुबह उठ के रोज देखते हैं, तो वो ऐसे थी कि उससे आपको मतलब ये नहीं झलक रहा था कि वो बहुत अच्छी फोटो है। वो ऐसी फोटो थी जैसे कि लॉसेस नजर आ रहे थे, मतलब कुछ बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उस फोटो को देख के। तो वो रोज इंसान सुबह उठता था तो उसी को देखता था, और इस वजह से क्या हुआ, उसके सब कॉन्शियस पे इफेक्ट पड़ा। इतना इफेक्ट पड़ा कि उसको लॉसेस ही मिलने लगे बिजनेस के अंदर। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो यहाँ तक जाती है। इतना डेप्थ आपको आना चाहिए कि जब चार्ट में कुछ नहीं मिल रहा तो आप घर में देखोगे, सबकॉन्शियस में जाके देखोगे उसके कि क्या चल रहा है, कौन सा नेगेटिव प्लेनेट यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे किसी के घर में सैटर्न बिठा दो, शनि बिठा दो इस घर के अंदर, सबसे पहले वो इंसान नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि शनि की तो फितरत ही है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थिंकिंग में जाना। ये सबकॉन्शियस है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसका पहले ना होगा कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा हाँ मेरा काम पक्का होगा, नहीं, वो कहेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद ना ही हो। कोई भी सिचुएशन, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी खुद पे अच्छे से। ठीक है, देन आता है हमारा फोर्थ हाउस। ये हमारा चौथा घर है। चौथा घर केंद्र का ही घर है, मैंने बताया था 1 4 7 10 केंद्र होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट साइन है, इससे आप ये देख सकते हो कि ये ना हमारा दिल होता है, हमारा मन होता है। फोर्थ हाउस हमारा मन होता है। ठीक है, और क्या दिखाता है, हमारी बेसिक एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? सबसे पहली कौन सी? जो हमारी मदर ने हमें दी थी, वो वाली एजुकेशन। इसका कारक जो होता है, कौन होता है? मून होता है इसका कारक। ठीक है, नेचुरल कारक ऑफ फोर्थ हाउस इज मून। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया ही। और वैसे भी आप ना एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा जो बर्थ चार्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट ना मून होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा अगर आपका मून स्ट्रांग है ना, तो आप उस सिचुएशन को क्रॉस कर जाओगे। और अगर आपका मून ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो भी आपको तंग करेंगी। ठीक है, ये है इमोशनल कामनेस का, इमोशनल होने का साइन है। इसीलिए मार्स जो है ना, मार्स आपको ना 2 टर्म मिलेंगी हमारे इसके अंदर में। एक मिलेगी एक्सेल्टेड, मैंने एक्सेल्टेड का जिक्र आपसे कल भी किया था। ठीक है, एक मिलेगी डेबिलिटेटेड। एक्सेल्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सेल्टेड का मतलब होता है बहुत खुश होना। ठीक है, एक्सेल्टेड होता है हैप्पी, एकदम हैप्पी स्टेट। ई से एक्सेल्टेड लिख देती हूँ मैं, हैप्पी स्टेट, कि उसकी मर्जी है कि वो कुछ मर्जी करे, प्लैनेट इज वेरी हैप्पी इन दैट हाउस। ठीक है, और डेबिलिटेटेड होता है कि उसको जो है ना फ्रीडम नहीं है, उसको खुश नहीं है वो काम करने में। अब यहाँ पे मार्स आके डेबिलिटेटेड हो जाता है, मार्स इज नॉट हैप्पी एट ऑल इन दिस हाउस। क्यों मार्स यहाँ पे डेबिलिटेटेड है? क्योंकि ये तो इमोशंस का साइन है।
हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है ना, हमारे कई शरीर होते हैं, उसमें एक पार्ट हमारी बॉडी का होता है इमोशनल बॉडी। उस इमोशनल बॉडी के अंदर अगर आप एग्रेशन डाल दोगे तो कैसा होगा? पानी के अंदर अगर आप आग लगा दो तो कैसा होगा? पानी उड़ जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्स स्ट्रॉन्ग है मून से। ठीक है, इमोशनल जो इंसान होता है ना वो कमजोर होता है। और यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा डाल दो। एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो बोली जाती है, चार में मंगल घर में दंगल, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जिस इंसान के चौथे घर में मंगल होगा ना, एक तो वो बात बात पे घर में जो है उसे गुस्सा आएगा बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार हमारा घर है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे? दूसरा ये होगा कि भाई इस घर के अंदर आपका जो है आपका जो किचन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नॉर्थ में ही मिलेगा। अगर जिसके चौथे घर में मंगल है और वो घर का मालिक है, मेन अर्निंग मेंबर है, उसके नाम पे घर है, उसका जो किचन है वो, या फिर कोई ना कोई वास्तु दोष उसके किचन में मिलेगा, क्योंकि दैट इज फायर। फायर और पानी का संबंध हो गया, किचन फायर होता है। ठीक है, इसीलिए तो इमोशंस जो है हमारे कहाँ से गवर्न होते हैं? फोर्थ हाउस से। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लिब्रा का चार्ट लगाओ, मैं यहाँ पे ना आपको बताती हूँ काम कैसे करता है सर। ये आ गया यहाँ पे लिब्रा। ठीक है, अब फिर से हम गिनती गिनते हैं भाई। मेरा तो फेवरेट काम है हाउसेस के अंदर प्लेसमेंट करना नंबर्स का। ये देखो, अब ये लिब्रा है, इसके यहाँ पे जो काम की जगह है, इसकी प्लेस, वर्क प्लेस, ये हमारा वर्क प्लेस होता है, 10वां घर कर्म होता है, हमारा कर्म का घर होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपके आ गया है नंबर 4। तो जहां पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वहां पे लिब्रा असेंडेंट काम नहीं कर पाएगा, खुश नहीं होगा। और जिधर उसको काम करके खुशी मिलती है, लिब्रा वाला क्या बोलेगा? मैं 9 से 5 नौकरी नहीं कर सकता, मैं वो नौकरी कर सकता हूँ जिसमें मैं खुश हूँ। मेरे को कितनी देर मर्जी करवा लो, बट आई शुड बी हैप्पी एट दैट प्लेस। मेरे को उस प्लेस पे खुशी मिलनी चाहिए और इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, उसको एफिशिएंसी अपनी नहीं दिखा पाएगा। जिस जिसके चार्ट में लिब्रा सेंटेंस है वो इस चीज को मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरी एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, एजुकेशनली अपना देखो तो वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बट वो उस चीज को कर ही नहीं रही है। ठीक है, बट शी इज डूइंग, वो एक अलग ही स्ट्रीम में चली गई, क्योंकि उसको जिस ट्रेडिशनल एजुकेशन में वो पढ़ी है उसको वो ट्रेडिशनल एजुकेशन पसंद ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है काम में, उसको करना ही नहीं है वो। दैट्स वाई। ठीक है, एक है मेरी फ्रेंड, उसने पीएचडी की हुई है, बट पीएचडी करने के बाद भी शी इज मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बना रही है अपनी, अपनी हैंडमेड ज्वेलरी टेराकोटा की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 बैठा, उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन इसी में मिल रही है। तो जिस काम में इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही ये लोग करते हैं। आपके पूरे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा होगा ना, ये उसी के हिसाब से हम हाउस के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर काम करते हैं उसको। अभी हम हाउसेस पे ही आते हैं बाकी का। ठीक है, ये हुआ हमारा फोर्थ हाउस। ठीक है, मदर की टीचिंग्स हो गई। ओके, किसी तरह की आपकी लग्जरीज हो गई लाइफ के अंदर में, आपका सुख हो गया कि मेरे को सुख, सुख भाव होता है ये हमारा दिल किस चीज में खुश है। जैसे किसी का शनि आ गया चौथे घर में, शनि को बिठा दो, इतना प्रेशर में रहेगा वो इंसान, और वो दूसरों को भी इतना प्रेशर में रखेगा घर में कि ये करो वो करो, घर में ऐसे करना है ऐसे करना है। उसके हाउस हेल्प कभी भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे। जिसके फोर्थ हाउस में सैटर्न होता है, हाउस हेल्प को आराम से नहीं बैठने देगा। ठीक है, ये भी काम करो, छुट्टी नहीं लेते ये लोग, ऑलवेज डूइंग वर्क, हमेशा काम करना है उनको, काम करना है काम करना है। ठीक है, या फिर 7वां हाउस में 10 नंबर लिखा आ जाए, 10वां जो 10वीं राशि है वो भी हमेशा वर्क में
मेहनत करते रहते, काम करते रहते, शनि की राशि है, काम ही करेगा वो हमेशा। तो नो आराम, ऑलवेज काम, दैट इज सैटर्न और कैप्रिकॉर्न इन द 4th हाउस। अगला घर है हमारा 5वां घर। 5वां घर ना बच्चों को तो दिखाता है फन, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ कर्मा, एजुकेशन, ये सब चीजें, एंटरटेनमेंट। आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो आपका नेम और फेम है वो। ये जो सोशल के हमारा सोशल सर्कल हो गया, थोड़ा हम 7 से देखते हैं, कुछ हम 5 से भी देख लेते हैं, बट बेसिकली जो मेनली ये है ना हमारा जो हमारे स्किल्स हैं उसके लिए बहुत यूज होता है कि हमें हमें क्रिएटिविटी क्या है, हमें क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं, नेम एंड फेम हमारा। ठीक है, मीडिया और राइटिंग में ये भी होता है यूज, क्योंकि तीसरे घर से तीसरा है तो ये भी अच्छा होना चाहिए। मान लो किसी इंसान की आप क्रिएटिविटी चेक करना चाह रहे हो, 3rd हाउस में आपको कुछ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो आप 5th में जा सकते हो, क्योंकि तीसरे से तीसरा, इसको बोलते हैं भावम भवत। तीसरे से तीसरा भी तो उसकी क्रिएटिविटी होगा ना, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन इसका कारक होता है नेचुरल, वो होता है सूर्य है, क्योंकि सूर्य नेम और फेम का कारक है। और हमारा जो मंत्र शास्त्र है वो भी 5वें घर से देखा जाता है, मंत्र शास्त्र। ठीक है, कि कई बार लोग पूछते हैं कि हम जो है मंत्र साधना करेंगे, कैसे करेंगे, कितना सक्सेसफुल होगा, हमारा क्या होगा, ये सब जो है हम 5वें घर से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है छठा। छठा घर बड़ा बदनाम है, क्या बोलते हैं हम, रोग ऋण शत्रु का घर है ये। ठीक है, हमारे डेट्स, हमारे ऑब्स्टेकल्स, वार जोन, लिटिगेशन, डेली रूटीन का घर भी छठा घर आता है। और छठा घर और तीसरा, ये 2 घर हमारे सबकॉन्शियस को गार्ड करते हैं, एक तीसरा घर, एक छठा घर। ठीक है, हमारा हमारा जो षड रिपु है, मरकरी ही इसका ऑनर है काल पुरुष में, वर्गो बोलते हैं। ठीक है, ये जो राशि जहां पे भी हमारे बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 लिखा होगा, उस घर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हमें लगे रहते होंगे, क्योंकि षड रिपुओं का घर है वो, 6 तरह के शत्रु उसके अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, छठे घर में प्लेनेट बैठा है, उसकी दशा आ गई, छठे घर की दशा आ गई, लगन का रिलेशन बन रहा है कहीं ना कहीं से उससे, तो हमें बीमारी आती है, हम बीमार होते हैं। अब किसी का मान लो जुपिटर हमने छठे घर में बिठा दिया। ठीक है, क्या बिठा दिया, छठा घर तो हमारा लड़ाई झगड़े का घर है, और यहाँ पे मैंने बिठा दिया जुपिटर, लिखा चलो 12 हुआ, दैट इज ओके, मैंने यहाँ जुपिटर को बिठा दिया। या फिर मैंने यहाँ पे 9 नंबर, 9 तो थोड़ा फाइटर होता है, 12 थोड़ा फिर भी कूल है, ठीक है, 12 भी लिख दिया, बिठा दिया जुपिटर। अब इस इंसान का एटीट्यूड क्या होगा रोग ऋण शत्रु के लिए, ये कहेगा कि भाई मैं अपने सारे शत्रुओं को माफ करता हूँ, क्यों, क्योंकि जुपिटर में लड़ने की ताकत है ही नहीं, क्योंकि वो तो देवगुरु है, उसका लड़ने का है ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकता किसी से। वो कहते हैं आराम से बात सॉर्ट आउट हो जाए, दैट इज ओके, ठीक है, ओके है, इट्स ओके। अगर मैं यहीं पे मार्स बिठा दूं, यहीं पे मैं मार्स बिठा दूं, अगर मार्स की तो फितरत ही है लड़ना, तो ये क्या करेगा, कहेगा आओ मेरे दुश्मन जो भी है मैं धूल चटा सकता हूँ उनको। ठीक है, ऐसे ही सभी के सभी प्लैनेट्स आप बिठा के देख सकते हो किसके कौन से प्लैनेट बैठे हैं, फिर अकॉर्डिंग टू उनकी जो दशा महादशा चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिजल्टेंट्स मिलते हैं। मेनली दशा अंतरदशा में भी वो प्लैनेट एक्टिव हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आप उसके साथ मैच कर पाते हो। 7th हाउस हमारी शादी का है, अच्छा मारक बोलते हैं, 7वें घर को भी मारक बोलते हैं, मैंने बोला था 2 और 7, दूसरा घर और 7वां घर, इन दोनों को मारक बोला जाता है। क्यों मारक बोलते हैं इनको, फैमिली की ठीक है हो गई, पर आफ्टर मैरिज भी तो आप बंध जाते हो ना एक तरह की बॉन्डिंग में, नहीं सही से काम करोगे तो क्या होगा, आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप का घर होता है। हमारे पार्टनर कौन बनते हैं, जो हमारे कर्मा के साथ हमसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हाउस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप ऑल्सो, किसके, हमारे पार्टनर के साथ में। तो हमारा जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती है वो भी इससे देखते हैं, हमारा जो लीगल पार्टनर होता है वो भी हम इससे देखते हैं। ठीक है, और मेनली क्या है कि
इसके अंदर मान लो कोई राशि, मान लो 1 नंबर की राशि लिखी हुई है इसके अंदर, 7 था जो हमारा हाउस है, उसमें 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, ठीक है, नंबर 1 लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि ये इंसान जो है सोशल रिलेशनशिप का हाउस है हमारा 7वां, और एक जो है 1 नंबर बहुत ही ओपन होता है, खुला होता है, सबसे बात करता है एक वाला, ठीक है, दोस्त कम बनाएगा पर बात सबसे करेगा। तो ये इंसान जो है बहुत जल्दी जो है सोशल में घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है। अब आपने सर्कल में देखना किसके 7वें घर में नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाहर जाके बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, उसको वेट ही नहीं होता कि सामने वाला मुझे बुलाएगा, वो खुद ही सामने वाले को बुला लेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 8वां घर। 8वें घर को जनरली हम डेथ का घर बोलते हैं, बट ऑलवेज रिमेम्बर ये डेथ का घर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है। किस चीज का घर है? ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि जब हम बदल जाते हैं तब भी तो हमारी डेथ होती है, हमारे एक रूप से दूसरा रूप निकलता है। तो 8वें घर के प्लेनेट की महादशा आ जाएगी तो क्या करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसा चेंज कि लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। सडन चेंजेस लेके आता है आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस, ठीक है। जो हमारा इंश्योरेंस होता है, हमारा लोन होता है, ये सब कुछ जो है वो यहीं से देखा जाता है। इवन जो है ना 8वें घर का जो कोलॉर्ड होता है ना, उसको हम केतु बोलते हैं। कोलॉर्ड को, 8वें घर के कोलॉर्ड को केतु बोला जाता है, ठीक है। केतु मंगल का भी है ये घर, कोलॉर्ड इसका केतु है। तो क्या है इस घर में प्रॉब्लम कि इसको हम जो है एक तरह से इसलिए बोलते हैं कि वो सडन आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा, तांत्रिक प्रैक्टिसेस देखनी हो, लगन का रिलेशन 8वें घर से बन रहा हो, ऐसे ही इंसान के ऊपर तंत्र बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि केतु की इन्वॉल्वमेंट आ गई। राहु केतु कौन है? राहु केतु की बॉडी नहीं है, वो भूत प्रेत है, ठीक है। अकल्ट साइंसेस, जितने भी लोग यहाँ पे अकल्ट सीख रहे हो, अपनी ग्रोथ अकल्ट में देखना चाहते हो, 8वां घर देखो अपना कितना स्ट्रांग है, षटबल में देखो कितना पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। अष्टक वर्ग चेक करो, जो 8वें घर का जो सिग्निफिकेटर है, मेन कारक केतु होता है, या उसके अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसने कितने नंबर दे रखे हैं उसको, वहीं से पता चल जाएगा कोई भी सीक्रेट चीज। 8वां घर ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, 8वें घर में ऑक्सीजन खत्म है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो जहां पे भी आपकी जन्म पत्री में 8वें घर का मालिक बैठा होगा ना, वो चीज धीरे धीरे डीके करेगी, धीरे धीरे खत्म होगी। और एक और चीज हमेशा, मतलब ये ऐसा घर है जहां पे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ भी, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। 8वें घर से आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, जहां या फिर आपकी जन्म पत्री में जहां पे भी 8वां घर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 7वां घर हमारे पार्टनर का होता है, अब मैं वहां पे नंबर 8 लिख दूं अगर, ठीक है, तो वो मेरे मतलब कि पार्टनर का घर हो गया। तो मेरे तो मैरिड लाइफ अच्छी ही तब होगी जब मैं अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना छोड़ दूंगी, ठीक है, वो तभी अच्छी होगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स रहती है। अच्छा, किसी का खुद का लग्न ही 8वें घर का हो, उसका क्या होगा फिर? बताओ। जिसका लग्न 8वें घर का है ना, लोग कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको खुद ही समझ में आएगा, इसको समझाने से फायदा नहीं है, ठीक है। स्कॉर्पियो पीपल, उनको दूसरों की बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि 8वां घर अंधेरा है। अंधेरा मतलब कि उसको आप होप नहीं दे सकते, उसकी होप अपने आप से ही आएगी, अंदर से ही आएगी, जब वो आराम से बैठेगा, समझेगा। 9वां घर हमारे गुरु का होता है, हमारा रिलीजन, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। किसी को पूछना, कोई आपसे पूछने आता है भी, हाँ भाई बताओ मेरा ट्रांसफर हो सकता है, तो आप इस घर का एनरोलमेंट देखोगे कि जो उसकी दशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, या ट्रांजिट चल रहा है, 9वें घर का कोई इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर? कहीं उस पर राहु केतु शनि की दृष्टि तो नहीं है? 3 ही विलेन है हमारे एस्ट्रोलॉजी के। कौन? राकेश, राहु केतु और शनि, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपके इसी से रिलेटेड आते हैं कि भाई राहु केतु ने परेशान कर रखा होता है, तभी आपके पास प्रश्न आते हैं, ये ही हमें परेशान करते हैं, ठीक है। हमारे जो गुरु हैं, वो हमारे फादर, जो हमारी नॉर्थ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें 9वें घर के जो गुरु है, मतलब वो तो गुरु के लिए तो माना जाता है 9वां घर, लेकिन फादर को भी माना जाता है। और जो साउथ वाली एस्ट्रोलॉजी उसमें 10th को बोला जाता है। पर मैंने जितना अपनी स्टडी में देखा है, फादर 9th हाउस से डिनोट हुआ है, जितने मैंने चार्ट रीड करे हैं। अगर मुझे उसमें प्रॉब्लम नजर आई है, मैंने अपने क्लाइंट से जब भी पूछा कि फादर्स के साथ क्या इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है 9वें घर से, वो मैंने देखी है।
ठीक है, तो चीजों को वहां पे ना साइन, ये सेजिटेरियस का साइन है वहां पे, तो सेजिटेरियस का साइन क्या कहता है, चीजों को प्रॉपर वे में करना। धर्म का घर है ना ये, धर्म से हटोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बुरा वाला। ये धर्म का घर है, सेजिटेरियस राशि जो है वो धर्म की है। तो जिसको हायर एजुकेशन है वो भी हम 9th हाउस से देखते, ठीक है, हायर एजुकेशन भी 9th हाउस से देखी जाती है कि आपको पीएचडी करनी है या उससे आगे एमफिल करनी है, क्या करना है, वो सारा 9th हाउस। फिर आते हैं 10th हाउस हमारा, कर्म क्षेत्र। अभी बताऊंगी 10th हाउस आज के टाइम में क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आज का जो हमारा युग है उसमें हम कर्मा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों बोला है 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाउसेस हो जाए फिर बताती हूँ, बहुत आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो जो ये हमारा 10th हाउस है, ये हमारे कर्म को और हमारे बॉस को भी दिखाता है। एक और चीज ये आगे जाके काम आएगा, लिख लो, 10वां घर क्रिमेशन ग्राउंड भी होता है, ठीक है। किसी का करियर देखना हो, आप 10वें घर से देखते हो, उसमें उसका लॉर्ड कौन है, उसमें प्लेनेट कौन सा बैठा है, ठीक है। पहला घर जो है फर्स्ट प्राइमरी हाउस, वो 10th है किसी का करियर देखने के लिए, ठीक है। 2 6 7 घर से भी देखा जाता है, वो बाद की बात है, बट अभी के लिए, ठीक है। अब आ गया हमारा 11वां घर, होप विशेष डिजायर, मतलब कि गेन्स, कि मैं ये काम कर रहा हूं। अब देखो, जब मैं 10वें घर में काम करूंगी तो उसका जो फल है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, 11वें घर से मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इनकम से हमें क्या, जो हम कमा रहे हैं कर्म कर रहे हैं उसमें कितना फायदा हो रहा है, और मेरी डिजायर क्या है, क्या मेरी डिजायर पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीजें आपको 11वें घर से पता चलती हैं, ठीक है। वेल्थ के लिए, किसी के लिए पैसा देखना हो, गेन्स देखने हो, मान लो आपसे कोई इंसान कोई प्रश्न पूछने आता है और उस प्रश्न में 11वें घर का इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, किसी ने क्वेश्चन पूछा वीनस से रिलेटेड कि मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं, आपने प्रश्न कुंडली बनाई और देखा वीनस तो बैठा ही 11वें घर में है, नक्षत्र वाइज भी अच्छा है, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है उस पर बैड, आप बोलोगे कि आप बिल्कुल सही, जो आपने टाइमलाइन डिसाइड की है उसमें हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा 12वां घर। 12वां घर एक ऐसा मतलब घर है जो मिस्ट्रीज का घर होता है। 12वें घर को हम बोलते हैं व्यय, जितना हमने अपनी लाइफ में कमाया, और हमारे लगन से भी 12वां, हमारा व्यय भी तो 12th हाउस है, व्यय मतलब कि हमारा लॉस, लॉस क्या, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, जब हम सब खत्म हो जाता है, वो 12वें घर से देखा जाता है, ठीक है। बाहर जाने की सेटलमेंट, बाहर जाना हो तब भी 12वां घर देखा जाता है, ठीक है। लॉसेस, अब लॉस जो है वो जरूरी नहीं है पैसे का ही लॉस हो, आपके एनिमीज का भी लॉस हो सकता है, आपकी बीमारी का भी लॉस हो सकता है। 12वां घर हॉस्पिटल को भी दिखाता है, हॉस्पिटल में जब एडमिट होता होना हो किसी का, और आपने चार्ट खोला 12वें घर का एनरोलमेंट आ रहा, तो आप बोल सकते हो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, है ना। जब किसी का राहु 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा होता है ना, उसको बोला जाता है कि पहले एक चक्कर मारा हूं हॉस्पिटल में, ताकि वो कंडीशन आपकी पूरी हो जाए हॉस्पिटल जाने वाली। हमारी स्लीप, हमारे बेड प्लेजर, सब कुछ आपका 12वें घर से देखा जाता है, ठीक है। 12वां घर ना ऐसा होता है कि आपको अननोन वर्ल्ड में लेके जाता है, इमेजिनेशन, ड्रीम लैंड, सपनों की दुनिया। किसी का मून 12वें घर में बैठा हो ना, वो इंसान ना खुद आपको ना 4 बार कोई बात बोलनी पड़ेगी, कि आप घर में आपका बच्चा हो ना, उसका देखना 12वें घर में अगर मून बैठा हो, उसको 2 बार 3 बार बोलोगे ना, उसको तब तब ध्यान में आएगा कि आप उसको कुछ बोल रहे हो, वरना वो ऑलमोस्ट ये बोलेगा कि मैंने तो सुना ही नहीं आपने क्या बोला, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, वो किसी और ही डिमेंशन में होता है। 12वां घर हमारे पूर्वजों का घर भी होता है, एंसेस्टर्स का घर भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है 12th हाउस। इसको हम ऐसे ही लेते थे कि आखिरी घर है इसमें क्या है, लेकिन इसी में सब कुछ रखा है, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे घर। अब हम आते हैं राशि पे, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या इसको एस्ट्रोलॉजी से हमने कैसे रिलेट किया हुआ है, ये दिखाती हूँ। देखो,
ये जो है ना, केंद्र, केंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो हमारी जिंदगी इन्हीं केंद्रों के आसपास ही घूमती है। ठीक है, हमारा पार्टनर हो गया, हमने काम किया, ये हम है, और हमें ऐशो आराम कितने हैं। ठीक है, इसी के अराउंड हमारी सारी जिंदगी घूमती है। अब ये इस टाइम में जब सतयुग था ना, जब सतयुग था, तब ये राशि बहुत ही इम्पेक्टिव हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी, मतलब इसका इम्पैक्ट माना जाता था, सूर्य का इम्पैक्ट माना जाता था सतयुग में। ठीक है, सन। फिर आया त्रेता। इसमें देवी का इम्पैक्ट बहुत माना जाता था, दुर्गा का। माँ है ना, माँ का ही घर बोला ना मैंने यहाँ। इसमें शिव का माना जाता था द्वापर में। और ये है हमारा कलयुग। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, सतयुग में पाया हुआ करता था, धर्म के चार पैर थे इसके अंदर। ठीक है, चारों पैर थे, चारों के चारों पैर बस खूबी अच्छे से काम करते थे। धर्म चार पैरों पे खड़ा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और पाया हुआ करता था स्वर्ण का। ओके, स्वर्ण का पाया हुआ करता था उस टाइम पे। त्रेता, त्रे का क्या मतलब होता है? त्रे का क्या, त्री मतलब तीन, तीन ही पैर रह गए। पाया हो गया यहाँ पे सिल्वर का। फिर आया हमारा द्वापर। द्वापर, ठीक है। द्वापर का मतलब द्वि, द्वा मतलब द्वि। तो कितने पैर रह गए हमारे कलयुग के? दो, दो ही पैर रह गए। पाया कौन सा बना हमारा? कॉपर। फिर आया हमारा कलयुग। इसमें एक ही पांव पे खड़ा है धर्म जो है, सिर्फ एक ही पांव पे खड़ा है, सिर्फ एक पांव पे, और इसका पाया है लोहे का। शनि इसका कारक है। शनि इसका कारक है। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज के टाइम में? कर्म ही इंपॉर्टेंट हो गया है ना आज के टाइम में। क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? है ना? ना तो हम धर्म, ये धर्म हो गया, ये अर्थ हो गया, ये वाला काम हो गया, ये हो गया हमारा मोक्ष। लेकिन मोक्ष तो खैर एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, हमें बोला है, श्री कृष्ण जी भी बोल के गए, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ऐसे ही तो बोले, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो 10वें घर से हमारे कर्म देखा जाता है, और कलयुग जो है ना, वो यहीं पे, ये कर्म में ही है। हम बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। और कर्म किससे देखा जाता है? 10वें घर से। इसको कंट्रोल कौन करता है? ये जो एक घर ये बीच का है ना, ये बीच का जो घर है, ये इसको भी एनर्जी देता है और इसको भी देता है। और अगर मुझे समय मिला, मैं लिस्ट शेयर करूंगी आपसे हर राशि के शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की। तो ये जो 7वां घर है, इसका ज्योतिर्लिंग है महाकाल। 7वें घर के ज्योतिर्लिंग कौन है? महाकाल। क्यों? ये घर हमारा काम का घर है। किस चीज का घर है? काम, यानी कि हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। ठीक है। और इसका जो वो बताया मैंने, मेटल बताया, वो कॉपर बताया है। अभी ये भी आएंगे बात पे कि कॉपर का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है। तो जिसको भी अपने कर्मों को सही करना है,
या वो सुधरना चाह रहा है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, कोई भी शुरुआत, कुछ भी, इवन आप एस्ट्रोलॉजी भी करने जा रहे हैं, कुछ भी, तो किसकी ब्लेसिंग चाहिए होगी इसको बेटर करने के लिए? किसकी चाहिए होगी बताओ? किसकी चाहिए होगी? सातवें ग्रह की। महाकाल की। ठीक है। तो भाई जब भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो और चाहते हो इसके अंदर आप अच्छे जाओ, तो महाकाल जी के दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जरूर आना। ठीक है, इससे क्या है, आप काम से मुक्त हो जाओगे। जब आप काम से मुक्त हो जाओगे ना, तब आप एक ऐसी दृष्टि रख पाओगे जो वाकई में एक एस्ट्रोलॉजर की या एक अकल्ट स्पेशलिस्ट की होनी चाहिए। क्योंकि आप इच्छाओं को लेकर काम करते रहोगे ना, तो आप इच्छाओं के अंदर ही दबे रहोगे, उससे ऊपर का कभी नहीं सोच पाओगे। लेकिन जो न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है, इसके मेटल मैंने बताया कॉपर, कॉपर बताया। कॉपर क्या करता है? कॉपर जो है हमारे काम को कम करता है। अब न्यूली मैरिड कपल को आपने कहा कि तू कॉपर की जो है आपने देखा होगा बड़े सारे कहते हैं माणिक कॉपर में डलवा दो, बोलते हैं पंडित माणिक कॉपर में डलवा दो। जी। ठीक है। या बोलते हैं कि आप तो कॉपर के बर्तनों में पानी पियो, कॉपर कॉपर ही यूज करो हर जगह। न्यूली मैरिड कपल को कॉपर दे के देख लो, बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे काम का नाश कर रहा है। इसीलिए शिव जी को कॉपर के उसमें क्यों चढ़ाते हैं हम? जल किसमें चढ़ाते हैं? शिव जी को जल किसमें चढ़ाया जाता है? कॉपर के लोटे में। कॉपर के कलश में। क्यों? हम अपना जो काम है वो अर्पित कर रहे हैं शिव जी को। ठीक है, क्या दे रहे हो शिव जी को? अपना काम, अपना डिजायर्स दे रहे हो कि हमें इस चीज से मुक्त कर दो। और उसी काम को भस्म करके शिव जी के आसपास जो हम भस्म अर्पित करते हैं, जो भस्म लगाई जाती है, जो महाकाल को भस्म लगाई जाती है, वो यही इसी का तो कारक है। ठीक है, ये रियल एस्ट्रोलॉजी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाउसेस तो हम सब हर जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पता भी होगी ये चीज। ठीक है। सत्य को जानो कि पीछे क्या है उसके, जो लोग आप पढ़ रहे हो एग्जैक्ट क्या रीजन है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। 1 4 7 10, ये तो पहले मैं एरीज के बारे में बताती हूँ, एरीज राशि कैसी है। ठीक है, मूवेबल साइन में आता है ये चारों क्या है, मूवेबल। मूवेबल एरीज के बारे में बृहद पराशरी होरा शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि एरीज जो है उसका वर्ण जो है, वर्ण वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होता है राशियों को डिसाइड करने में, कि वर्ण से आप डिसाइड करते हो कि ये उपदेश देने वाला है, या फिर ये बिजनेस करने वाला है, ट्रेड ट्रेड करेगा, या फिर ये इंसान जो है ये क्या करेगा, ये दूसरों पे ऑर्डर झाड़ेगा, ज्ञान ही देगा, या फिर ये काम भी करेगा, जैसे शनि जो है कर्म का कारक माना जाता है। तो ये जो एरीज है, अकॉर्डिंग टू बृहद पराशरी होरा शास्त्र, ये वैश्य राशि है। बिजनेस तो बोलते ही है, बट वैश्य होता है कि काम करने वाला, वर्कर, बिल्कुल वर्कर क्लास। ठीक है, काम करने वाली। क्यों? क्योंकि इसका कारक कौन है? मार्स है। मार्स जो है वो हमेशा काम करने वाला होगा, मार्स बैठ नहीं सकता। ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग। अब ये हमारी अगर पत्री में देखोगे, पहली राशि है जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है, जहां से हमारी जिंदगी की जंग शुरू होती है कि अब जो है मेरे को सरवाइव करना है। इट इज द राशि ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल की राशि है ये, न्यू स्टार्ट की राशि है। एरीज इज द न्यू स्टार्टिंग। किस चीज को? कुछ भी हमें नया स्टार्ट करना है। ठीक है, एरीज सबसे जल्दी आपको रिजल्ट देगी, नया स्टार्ट। मार्स इसका वो है, और इसका जो अगर हम इंसिग्निया देखेंगे वो क्या है, रैम। इसका इंसिग्निया है रैम, भेड़ का बच्चा। इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कोई छेड़ दे तो क्या करता है, वो सींग मारता है। और यहाँ पे मार्स भी आ गया, मार्शियन एनर्जी भी आ गई।
तो फिर छेड़ के देख लो एरीज वालों को, क्या मारेंगे? सींग मारेंगे। बोले तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने ऐसा कैसे कह। एनर्जी बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है इन लोगों में, बहुत मतलब ऐसा होता है कि एंगर। तो क्यों मार्स के अंदर गुस्सा नहीं होगा तो वो एक कमांडर कैसे बनेगा? अगर आप हमारे आर्मी कमांडर्स को ही ले लो, तो आपको एक शांत पर्सन आर्मी कमांडर बन सकता है? कोई उसका कहना ही नहीं मानेगा। आर्मी कमांडर के साथ पुलिस वाले के साथ एरीज राशि को जोड़ के देख लो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि एरीज है क्या। अब अगर मैं एरीज की ब्लैंक चार्ट में आपको दिखाऊं, ब्लैंक चार्ट होता है कि हमने कुछ भी प्लेनेट नहीं बिठाया, कुछ भी नहीं बिठाया, सिर्फ और सिर्फ हमने ब्लैंक चार्ट पे प्रिडिक्शन करी उसकी। ये आनी बहुत जरूरी होती है अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो। ठीक है, अब मैं एरीज को मान लो यहां बिठा दूं। ये किस चीज का घर है हमारा? कर्म का। और मैंने बिठा दिया यहाँ पे एरीज। ये कैंसर लगन की कुंडली बनेगी। ठीक है, कर्म के घर में मैंने बिठा दिया एरीज को। अब मैंने क्या बोला है? एरीज न्यू स्टार्ट है, बताया है आपको। और क्या बताया है? सर्वाइवल बताया है। तो कैंसर असेंडेंट से पूछ के देख लो, क्या ये अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? और कई बार तो ये क्या करते हैं, हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि अब इसको बंद कर दो, अब मैं नया काम करूंगा। जब वो अच्छा हो जाएगा, अब इसको बंद कर दो, अब मैं नया करूंगा। लेकिन कब? जब सर्वाइवल की नीड होगी तब। एक कंडीशन जुड़ जाती है, सर्वाइवल की नीड। जब जरूरत होगी उस टाइम पे। बॉस से दब जाएंगे ये लोग कर्म के क्षेत्र में? नहीं दबेंगे, लेकिन बॉस मिलेगा भी रॉब मारने वाला है ऐसे लोगों को। यहां बिठा दूं मैं एरीज, मैंने बताया था। अब आपको, अब मैंने बताया कि ये पार्टनर का भी घर है और सोशल कनेक्शन का भी है। अब यहाँ पे आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये जो ये यहाँ पे मैंने अगर 7 किया, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, 7 वाले का यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी बोलोगे कि ये पार्टनर बदल लेता है जल्दी। नहीं, ये अपने पार्टनर के नेचर में चेंज चाहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कि अभी मेरे को ये चेंज चाहिए, और इनका पार्टनर अडेप्ट भी कर लेता है ऑलमोस्ट। और क्या चाह सकते हैं ये लोग? सोशल कनेक्शन। एरीज की स्टार्टिंग, सोशल सर्कल में जाएंगे तो सब फटाफट फटाफट सबके साथ बात भी करेंगे, दोस्त भी बनाएंगे। यहाँ पे एरीज पुट कर दो। ये बेसिक ट्रेट है जो हमें मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा 4। ये भी मूवेबल है। आप ना देखना, जब भी आपके मूवेबल साइंस की में अंदर प्लैनेट बैठे हो और उनकी दशा चल रही हो, 1 4 7 10 मूवेबल होते हैं, इनकी दशा चल रही हो, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। आप अपने चार्ट के साथ मैच करके देख सकते हो। मूवेबल तो है ही चलायमान, चलते ही रहना, चेंज ही होते रहना, टिक के ही नहीं रहना। मेरा खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ। जब तक मेरी फिक्स राशि में बैठे हुए प्लेनेट की दशा चल रही थी, ठीक है, सब कुछ जो है वो फिक्स था, एक ही प्लेस पे मैं फिक्स थी। ठीक है, कहीं पे कोई ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, कितने साल जब तक वो चला मैं फिक्स रही। उसके बाद मूवेबल प्लेनेट जो है उसकी दशा शुरू होगी इसके अंदर। मूवेबल जो साइन है, मूवेबल साइन के अंदर जो मेरे प्लेनेट बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, तो फिर बार बार लगातार इधर चेंज उधर चेंज चल ही रहा है। क्योंकि दशा के साथ अंतरदशा भी तो उसी की चल रही है ना, अंतरदशा वाला प्लेनेट भी नहीं संभाल सकता। ठीक है, दशा भी 7वें घर के, 7वें घर में जो प्लेनेट बैठा है उसकी चल रही है, अंतरदशा भी उसी की चलती है। तो फिर जब तक चलेगा तो मूवमेंट तो होगी ही होगी। कहाँ बैठा है, किस हिसाब से बैठा है, वो फिर हम जब पूरा चार्ट रीड करते हैं तब देखा जाता है।
तो चौथा साइन क्या है? हमारी इमोशनल बॉडी है, बताया था, इमोशंस है। ठीक है। फोर्थ साइन कैंसर, हमेशा इसका मूड जो है क्या होता रहता है? एवर चेंजिंग। मूड इज एवर चेंजिंग, सेंसिटिव बहुत है, मदर के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है कैंसर वालों को। कैंसर साइन लग्न में बिठा दो जिसके, पूछ के देख लेना मां से अटैचमेंट है, बिल्कुल होगी। पूरी जन्म पत्री के ना, जिस भी घर के अंदर में कैंसर बैठ जाएगा, उस घर से रिलेटेड रिश्ते से आपको दिल ही लगाव होगा, दिल से प्यार होगा उससे। ठीक है। तीसरा घर हमारे किसका होता है? भाई का होता है। ठीक है, छोटे भाई का, भाई से प्यार होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद प्लैनेट्स भी आते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, वो बात की बात है, बट दिस इज द जनरल प्रेडिक्शन जो हमें सीखनी चाहिए। ओके। देन अगला साइन आता है 7, मूवे वाला ये भी 7। 7 बहुत ही सोशल सर्कल बनाने वाला साइन है, सोशल कनेक्शंस बनाने वाला साइन है। और क्या करता है 7? तोल मोल के काम करना, बिल्कुल। ठीक है, तोल मोल के काम करना, बहुत सोच समझ कर काम करना, परसिस्टेंटली, बिल्कुल वो करके। ऐसे ही एकदम से ये लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले लेते 7 वाले। इसीलिए जो सूर्य है वो 7th साइन में या 7वीं राशि में आके डेबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि सूर्य को तो सब कुछ नया स्टार्ट करना है और जल्दी करना है। ये है, ये तो पहले तो सलाह भी लेगा दूसरों की, सोचेगा समझेगा, तब जाके कुछ करेगा ये। तो सूर्य यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता, कि कहता है इसको तो बहुत जनों से पूछना है, सबसे सलाह लेनी है। सूर्य को तो किसी से सलाह लेने की आदत ही नहीं होती, इसीलिए वो 7वें घर में बैठने के बाद हैप्पी महसूस नहीं करता। वो कहता है मैं तो खुश नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी, इसलिए डेबिलिटेटेड हो जाता है। और 10 लोगों से पूछ के भी करने के बाद भी फिर काम नहीं होगा। आप कोई चीज 10 लोग से पूछ रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या आपका काम जल्दी हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट मूवेबल साइन क्या है हमारा? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है, इसका मालिक कैप्रिकॉन का कौन है? शनि। ठीक है, कैप्रिकॉन का जो मालिक है वो कौन है? हमारे शनि देव। बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, ऐसी राशि है कि वर्क, काम करते रहो करते रहो करते रहो, वर्क अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ भी काम करना होता है इसको। अच्छा, इसका जो इंसिग्निया है वो मगरमच्छ है ना? काम कब करेगा ये? जब उसको जरूरत पड़ गई कि भाई अब तो कर दूं मैं काम। मगरमच्छ को जब भूख लगती है ना, वो तभी शिकार करता है। दूसरा, ये इतने वर्सेटाइल होते हैं, इनको कैसे भी इन्वायरमेंट में रख दो। कैप्रिकॉन में सत, रज और तम, या कह लो वात, पित्त और कफ, तीनों क्वालिटीज होती हैं इसके अंदर में। मगरमच्छ भी तो जमीन पे भी रह लेता है, पानी में भी चला जाता है। सेम ही कैप्रिकॉन साइन होता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट दे आर ऑलवेज वर्किंग, हमेशा मेहनत करनी है। ठीक है। और इनको ना अकेला अलग रहना पसंद करते हैं, कहो ये ना, फिर ग्रुप में नहीं बैठ सकते। ग्रुपिज्म का काम तो मार्स का है, ग्रुप बनाने का काम तो मार्स का होता है, इसका काम तो अकेले रहना ही है। सैटर्न देख लो ना कैसा है, सॉलिटरी तो है, दुखी भी है, अकेला भी है, लेकिन प्लानिंग के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं। मान लो किसी को बाहर ट्रिप प्लान करना है, कैप्रिकॉर्न वाला बंदा अगर ट्रिप प्लान करेगा ना, तो वो इतने अच्छे से करेगा, आपके पेपर वेपर ये सब कुछ अच्छे से रेडी होगा, पहले प्रिंट प्रिंट सब करके रखते हैं। लिब्रा वाले के साथ चले जाओ बाहर, कैंसर वाले के साथ चले जाओ बाहर, वहां जाके देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, वहां जाके सेट करते हैं कि अब सिर पे आ गया, अब क्या करना है, यहाँ पे देखूं मैं क्या करना है मेरे को। इनका ऐसा रहता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, लेकिन दूसरों से अलग होते हैं। कैप्रिकॉर्न किसी के दूसरे घर में बैठा है, खाना घर में दूसरों से अलग बैठ के खाता होगा, खाना खाते हुए आवाज भी करता होगा। तो भाई जो आवाज करते हैं खाना खाते हुए, हम तो उसको पसंद नहीं करते, कहते थे दूर जाके खा, हमारे पास मत खा, बोलते हैं ना ऐसे। चौथे घर में कैप्रिकॉर्न की राशि है, काम ही करता रहेगा हमेशा। 10वें घर में कैप्रिकॉर्न आ रहा है, वर्क प्लेस पे काम ही करता रहेगा हमेशा, बैठने की आदत ही नहीं है कैप्रिकॉर्न। किसी 85 साल के अंकल ले लो कोई,
उनके 10वें घर में कैप्रिकॉन की राशि है, वो आपको हमेशा काम ही करते हुए मिलेंगे, बैठे हुए मिलेंगे ही नहीं। कॉन्टिन्यूसली ही इज डूइंग वर्क वर्क वर्क, ऐसा रहेगा। ठीक है, जी मेन मेन ये हमारे साइन है सारे, बाकी के साइंस हम कल डिस्कस करेंगे। और एक एक इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट उसके अंदर आएंगे ब्लैंक चार्ट में। मैंने आपको थोड़ा उसका एग्जांपल दिया भी था, अभी फिर से दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला है टॉरस रिसोर्सेज की राशि होती है, बताया ना आपको, टॉरस रिसोर्सेज की राशि होती है, खाने की राशि होती है हमारी, हमने जो खाना खाना है, ठीक है, या वेस्ट करना है, क्या करना है, ये हमारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे तभी हमारे बाकी के काम बनेंगे। हर चीज में हमें रिसोर्स चाहिए होता है। अब मान लो ब्लैंक चार्ट है ये, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है। प्लेनेट तो खैर मैंने भी कराई नहीं ना, अभी आपको सिर्फ सिंपल राशि बताती हूँ। planet छोड़ो। मान लो ये एक चार्ट बन गया, ठीक है, किसी के यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, घर कौन सा है ये, 12वां। 12वां घर मैंने आपको बताया है, बहुत सारी चीजों के साथ में पितरों का भी है, बताया है मैंने। जी अब उसके अंदर में हमने बिठा दिया है टॉरस। टॉरस क्या है, रिसोर्सिस। और कोई प्लेनेट ऐसा बैठ गया जो पितृदोष क्रिएट कर रहा है, जैसे राहु केतु, ठीक है, तो हमें पता है कि ये टॉरस के यहाँ पे बैठा है, किसी पितरी को खाना नहीं मिला है किसी टाइम में, ठीक है, या फिर हमने तर्पण करने के बाद जो हम चीजें अर्पित करते हैं वो हमने अच्छे से नहीं की हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेमेडी करेंगे, पितरों के नाम का खाना बंटवाएंगे। मान लो यहाँ पे किसी के बैठ गया है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे है किसी के, उसको कर्म क्षेत्र में बार बार प्रॉब्लम आई जा रही है, काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, काम हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, और यहाँ पे साथ में जो है मंगल, मंगल बैठ गया, या स्कॉर्पियो की राशि बना दो, यहाँ पे टॉरस बिठा दिया मैंने, प्लेनेट बिठा दिया मैंने यहाँ पे वीनस, स्कॉर्पियो की राशि आ गई। ठीक है, तो क्या है कि भाई ये जो स्कॉर्पियो मैंने बताया था, स्कॉर्पियो जो होता है ना, स्कॉर्पियो ना अनरिजोल्व इश्यूज होते हैं आपके, इश्यूज जो जिसकी कोई मदद ही नहीं कर सकता, अंधेरा, स्कॉर्पियो अंधेरा होता है, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं हमें, क्या चाहिए होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा के आपके फ्री रेडिकल्स को शरीर से निकालेंगे, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जहां पे भी स्कॉर्पियो राशि आपकी जन्म पत्री में है, वहां से रिलेटेड आपको अनरिजोल्व इश्यूज मिलेंगे। अब वो कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट करेगी, ये ब्लैंक चार्ट में आता है। यहाँ पे 8 लिख दो तो क्या होगा, यहाँ पे 8 होएगा तो क्या हो गया। हमारे पूरे चार्ट में 8 जहां पे लिखा है, वहां से रिलेटेड हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हम ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन जब करेंगे उसमें सीखेंगे कि ये एक एक घर में ये साइन है, ये क्या कह रहा है। ठीक है, जी जैसे मैंने बोला 10th हाउस में हमारे स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, तो अनरिजोल्व इश्यू तो ऑफिस में है ही उसके, क्या करे वो, क्या करे। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आंवला बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आंवला। नेचर भी हमें साइन देती है कि एंटीऑक्सीडेंट है आंवला, कैसे, जब सूर्य स्कॉर्पियो राशि में आता है, ठीक है, देख लेना, स्कॉर्पियो राशि में आता है तो आंवला एकादशी मनाई जाती है। कौन कौन मनाता है आंवला एकादशी, आंवला एकादशी मनती है, जी जब सूर्य स्कॉर्पियो राशि में आता है तो आंवला एकादशी मनाई जाती है। क्यों, क्योंकि स्कॉर्पियो में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या खाना पड़ेगा, हमें आंवला खाना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बने, ताकि यूनिवर्स की एनर्जीज हमको इफेक्ट ना करे और हम बीमार ना हो, क्योंकि उसके बाद हमें सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए नेचर ने आंवला पहले ही दे दिया कि इसको खाओ ना, इसकी पूजा करो, इसको खाओ, आप लोग ठीक रहोगे। ऐसे ही ये साइन कहाँ बैठा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1 से लेके 12 तक के साइन ना हम अपना जो ब्लैंक चार्ट आएगा ना उसके अंदर सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल हम बाकी घर यानी कि
जो हमारी फिक्स साइन है वो, जो ड्यूअल साइन है वो, और हमारा केंद्र, उपचय और मारक, ये हमारे कल कल जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। जी मैम, मैम माइक बोर्ड हटाइए। हाँ जी, मैं बता रही हूँ जी। जी, तो जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ आज सब आप सब लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी। आपको मैं एक चीज ऐसे कहूँ कि लेसन बताने जा रहा हूँ, जो मैडम की एक क्लास आने जा रही है जो कि 5 डेज का वर्कशॉप होगा। जी, मैडम की एक क्लास आने जा रही है जो 5 डेज का वर्कशॉप होगा, जो कि होगा ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। आप ब्लैंक चार्ट को देख के कैसे प्रिडिक्शन करोगे कौन से हाउस में, जैसे कि मैडम ने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 8 नंबर अगर आपके कौन से घर में बैठा है उसका क्या इम्पैक्ट आता है और उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, वो मैडम आपको क्लास में करवाने जा रही है। ये 5 डेज का वर्कशॉप होगा जो कि होगा ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1234 1234 रुपये, जिसमें आपको 5 डेज की लाइव क्लासेस होंगी। साथ ही साथ आपको इसमें ई सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड कराते हैं। ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है 10 अक्टूबर से, जिसका टाइमिंग रहेगा 5:30 PM। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को एनरोल करें, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे ब्लैंक चार्ट में, जैसे कि जिसको अगर कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ अपनी चार्ट के अंदर उसका कौन सा नंबर उस चार्ट में लिखा है, उसका क्या महत्व है और क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैडम डिस्कस करेंगी क्लास के अंदर। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारा पेमेंट नंबर मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक क्लिक ले सकते हैं। हमारा जो पेमेंट नंबर है जो कि गूगल पे और फोन पे दोनों पे अवेलेबल अवेलेबल है, जो नंबर है 9549721666। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9549721666। आपको इस नंबर पे करना है। इसका जो स्क्रीनशॉट होगा आपको नीचे दिए गए नंबर पे भेजना है, जो कि है 9610530333। सब जने नंबर को एक बार अच्छे से नोट कर लें, ये हमारा ऑफिस नंबर है, आप इसको नोट कर लें, 9610530333। तो आपको पेमेंट करनी है 9549721666 पे। इसका स्क्रीनशॉट भेजना है 9610530333 पे। क्लास जो होगी बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी। जिस बेसिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जैसे कि मैडम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं, तो कल कल भी क्लास में मैडम आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाएंगी। जी, वानी मैम। जी सर। जी मैडम, एक बार आप थोड़ा डिटेल दे दीजिए कि जब हम ये ब्लैंक चार्ट वाला पोर्शन करेंगे तो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। इसके अंदर आप जो है हर एक जो हमारा हाउस है और उसके अंदर जो साइन है उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। साइन 1 से 12 और हाउसेज 1 से 12। अब 1 से 12 तक में एरीज पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, उनमें कैसे इफेक्ट करेगी, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से नहीं, उसके कई एस्पेक्ट हैं। तो इससे आपको हाउसेस की भी बहुत बेटर समझ में आएगी। अभी तो हमने देखा है कि मैंने जैसे बताया, तीसरा जो घर है उससे तीसरा जो है वो उसके लिए क्या काम करेगा, तीसरे घर से तीसरा यानी कि जो पांचवा घर है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, ये हमने अभी क्लास में किया था। इसी तरह से भावम भव जो है वो भी लगेगा उसके अंदर। जैसे कि मेरा जो स्पाउस है, ठीक है, मेरे स्पाउस की मदर मैं किस घर से देखूंगी, किस घर से देखूंगी मेरे स्पाउस की मदर। जब मेरी मदर को मैं लगन हूँ, मैं अपनी मदर को चौथे घर से देख रही हूँ, तो मेरा स्पाउस है 7वां घर, मेरे स्पाउस की मदर 7वें से चौथा, कौन सा, 7 8 9 10। ठीक है। वो भी हम चीजें, ये वाले एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कई एस्पेक्ट से हम उस साइन को पर्टिकुलर हाउस के अंदर देख पाएंगे कि ये चीजें हैं, यहाँ यहाँ पे ये इस तरह से इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट करता है। और ये मस्ट हैव है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ना ब्लैंक चार्ट जरूर आने चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा ना चेतना स्तर हमारा जगता है, जितना हमारी चेतना रेज करेगी ना उतना ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे। हमारी चेतना शक्ति है ना, वो रेज करना पड़ेगा। तो वो भी तभी होगी जितना आप कनेक्टेड होगे चीजों के साथ। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो फिर आप नॉर्मल से एस्ट्रोलॉजर बन के रह जाओगे। कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि
एस्ट्रोलॉजर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। जो चीजें नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पाते ना, उतनी देखने की क्षमता, वो विजन आप लोगों में होना चाहिए। ठीक है, ताकि कल को हमें ऐसा ना लगे कि शायद मैंने अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन देने में कुछ कमी छोड़, ये महसूस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो मेरी पूरी कोशिश ऐसी रहेगी कि आप लोगों को इस लायक बना सकूं एटलीस्ट, कि आप उस चीज को सोचने पे मजबूर हो जाओ कि ये ऐसे है क्यों। क्योंकि आज तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, कल को आप कुछ बुक्स भी पढ़ोगे, बुक्स में से भी सीखोगे। बुक्स में से तो सीखोगे तब जब आपका चेतना स्तर उठा होगा, उस चेतना को आप समझ पाओगे। जैसे आज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मार्स को वृषभ राशि होरा शास्त्र, जिसको हम बेसिक बोला जाता है किताब, उसमें वैसे बोला गया है। क्यों बोला गया है, कारण भी तो होगा कि उसको बोला है। उन टेक्स्ट की जो समझ है वो कैसे आएगी, जब आप कनेक्ट होगे। ठीक है, जब आपको एक ना एस्ट्रोलॉजी किताबों से समझ में नहीं आती है। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी थी, मैं जब से मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं ग्रेजुएशन से भी पहले 12वीं क्लास से तब से बुक्स पढ़ती थी। सौभाग्य द्वीप एक मैगजीन आया करती थी उस टाइम पे, वो ले लेती थी, बस स्टैंड से मिलती थी, रेलवे स्टेशन से मिलती थी, उसको पढ़ती थी। लेकिन समझाए कौन, क्योंकि तो गुरु तो कोई समझ में ही नहीं आया था उस टाइम पे, कई साल पहले की बात है। जब गुरु मिले तब सच समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसको कैसे करते हैं, कहाँ से डिकोड करनी है। तो एक टीचर की ब्लेसिंग्स भी होना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी है, किताबों में से समझ में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो जिसको भी ऐसा लगता है, जो भी पढ़ना चाहते हो, ऑल आर वेरी वेलकम इन माय क्लास। ठीक है, तो मिलके कुछ हम अच्छा सा क्रिएट करेंगे। ओके। जैसे कि मैं आप सबको फिर से बता दूं, मैडम की एक जो क्लास है 5 डेज का वर्कशॉप होने जा रहा है, जिसमें मैडम ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करना आपको सिखाती हैं कि आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट किस जगह बैठा है, वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आप कैसे पकड़ोगे, कैसे उसका सोल्यूशन करोगे। जब हमको प्रॉब्लम मालूम होगी तभी तो उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो उसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 1 2 3 4। ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है 10 अक्टूबर, जिसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 5:30 PM। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको क्लासेस होती है, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपको हम ऐप में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैडम ने बोला, आपको वो सिखाएंगी कि ऐसा क्यों है, कोई किसी भी एक चीज के बारे में कुछ बोला गया है तो ऐसा क्यों बोला गया है। तो पूरी चीजें मैडम अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ाती हैं। जैसे कि आप 3 दिन से क्लास अटेंड कर ही रहे हो, मैडम ने अच्छे से कोशिश की है आपको हर एक चीज से कनेक्ट करवाने की। ये जो 5 डेज की क्लास है, जिसको भी इसमें एनरोल होना है, मैं हमारा पेमेंट डिटेल नंबर फिर से शेयर करता हूँ, एक बार सब जने फिर से नोट कर लें। हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है 9549721666, जो कि गूगल पे और फोन पे अवेलेबल है। आप उस पर पे करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 9610530333 पे। स्क्रीनशॉट जिस पे आपको शेयर करना है, उसका नंबर फिर से नोट कर लें, 9610530333। तो आप सबको स्वागत करेंगे हम क्लास में। हम चाहते हैं सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े। मैडम एक दो लोगों के डाउट हैं, वो ले लेते हैं पहले। जी मुस्कान जी, अनम्यूट कीजिए। राधा राधे मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मैडम अनम्यूट कीजिए, मैडम अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। राधे राधे मैम। राधे राधे मैडम। हाँ जी मुस्कान मैम, बोलिए। जी। मैम, ये आज का जो प्रिडिक्शन का है, तो उसमें आपने तो कहा कि हाउसेस और जो राशि का जो भी प्रॉब्लम होगा, तो क्या उसका जी, सॉल्यूशन भी या फिर कुछ रेमेडी भी होगा? वहीं से तो निकलेगा, वहीं से तो सीखोगे। अब जैसे मैंने बोला आमला एकादशी आती है, ठीक है, ओके। मैंने बोला है ना, स्कॉर्पियो का साइन आ रहा है, उस साइन से रिलेटेड आपको घर जो है, वो घर किसका कर्म का घर है, उसके अंदर मान लो स्कॉर्पियो सिचुएटेड है और प्रॉब्लम आ रही है ओके। वर्क प्लेस पे, तो क्या करेंगे हम? एंटीऑक्सीडेंट की क्या बताया मैंने, आंवला, तो आंवले का पेड़ लगाओगे, उसको जल दोगे और आंवले खाओगे भी सही। ओके, तो ठीक है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे इनडायरेक्टली। सोल्यूशन, मैम सोल्यूशन में बताऊंगी कि कैसे करना है, निकालोगे आप लोग, करोगे आप ही लोग, सिर्फ आपको चीजें बताई जाएंगी। अब मैंने तो आपको एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ आंवला बताया है, अब हो जी। सकता है आपको और भी एंटीऑक्सीडेंट पता हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, या ये जो दूध होता है, दूध को जब हम, दूध के जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, है ना, जब हम फाड़ते हैं उसमें केतु तो होता ही है, पर साथ में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। क्यों? पानी तो हमने उड़ा दिया ना सारा दूध का। हाँ जी। तो वो भी हो सकता है कि आपको और ज्यादा पता हो उससे चीजें।
तो आप उसको भी एंटीऑक्सीडेंट मान सकते हो। ये तो हमें जो है, मैंने तभी बोला अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जितना विजन में दे रही हूँ, ज्योतिष तो उससे भी वास्ट है। मैं तो आपको विजन देने का काम कर रही हूँ। हाँ। ये विजन है, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो वहां दिमाग चलाना सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा अपना दिमाग चलाओगे ना इसमें, उतना ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनो। तो यहाँ ये प्रिडिक्शन से हमको भी मालूम पड़ रहेगा कि मतलब हमारे हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, या जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल एक बार चक्कर मार के आ जाओ, तो ये हाँ, सब वो इसी में से मालूम पड़ जाएगा। नहीं मैम, वो जब प्लेनेट करोगे ना, प्लेनेट की प्लेसमेंट देखोगे तो ओके। समझ में आएगा। अभी तो एस्ट्रोलॉजी जो है आपकी शुरुआत ही हुई है, उसको धीरे ओके। धीरे समझो, धीरे धीरे करो, बहुत मजे आएंगे आपको। जी मैम, या ठीक थैंक है, यू। थैंक यू, राधे राधे। ओके मुस्कान जी। जी पायल जी, पायल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, अ, राधे राधे। राधे राधे। एक्चुअली मैम, मुझे वही पूछना था जो मैम का क्वेश्चन था ना, कि हम लोग अपना चार्ट रीड करके अपनी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसका भी सोल्यूशन निकाल पाएंगे ये कोर्स करके। मेहनत कीजिए, ठीक है। विजन मैं आपको दे रही हूँ, अब उस विजन को आपको अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है वो करो, उसको सीखो। जितनी यस आपको चीजें मैम। बता रही हूँ ना, उसको आपसे करो, ठीक कनेक्शन है। बहुत ही ज्यादा ही फील हो रहा है 3 दिन में। बहुत अच्छी बहुत ही बात ज्यादा। है, बस मुझे भी और आप लोगों के साथ अच्छा लगता है बात करके। नहीं, मेरे को जेन्युइनली बहुत कनेक्शन फील हो रहा है और मेरे को लग रहा है मुझे करना है। और हाँ, मुझे बहुत ही थोड़े टाइम से बहुत ज्यादा ही अट्रैक्शन हो रहा है अकल्ट फील्ड की तरफ से। मैंने न्यूमरोलॉजी की रखी है, वेरी। लेकिन इतना सारा डिटेल इंसाइट नहीं मिलता है हम तो न्यूमरोलॉजी आधे से। एस्ट्रोलॉजर तो पहले ही, न्यूमरोलॉजी जो होती है वो आधा एस्ट्रोलॉजर बना हाँ। देती है। हाँ, लेकिन इतना डिटेल्ड में जितना एस्ट्रोलॉजी विजन देता है उतना नहीं मिल पाता है। न्यूमरोलॉजी से क्वेश्चंस के आंसर सारे नहीं मिल पाते। कोई लेकिन बात लेकिन अभी जो भी आप मेंटर बनी है, अभी आप बाद में हैंड होल्डिंग रखेंगे ना जब भी प्रैक्टिकली चार्ट रीड नहीं। आप करेंगे अगर इसके एक बार बाद, हमारे कोर्स साथ के जुड़ बाद। गए तो जुड़े ही रहोगे, पर ओके मैम। मेहनत करोगे, असाइनमेंट करोगे, हाँ, उसी वो को तो एंटरटेन करना ही है। तो मुझे यस, ऐसा वो ही तो करेंगे ही। देगा जो करेंगे मुझे ही मैम। बताएगा। यस ठीक मैम, है, यस मैम। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ ही रहोगे, टेंशन मत ओके 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 ओके, यस। जी पायल जी, कोर्स से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो, या क्लास से रिलेटेड किसी को पूछना हो, या जो मैडम ने अब तक कुछ पढ़ाया है उसमें अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? जो आज पढ़ाया है समझ में आया सबको? समझ में आ गया? एक्चुअली मेरा फ्लो टूट जाता है तो मैं बीच में बोल नहीं पाती, क्योंकि फिर कई बार ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। तो अब खत्म हो गया मेरा आज का लेक्चर। अब बताओ कि समझ में आया? जी प्रसाद जी। जी मैडम, ये पूरा कोर्स है या इसके बाद कोई और कुछ करना पड़ेगा? हाय सर, एस्ट्रोलॉजी तो अभी तो ये तो बेस है। नहीं 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 मैडम, मैं एडवांस पूछ रहा हूँ कि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का जो आपका कोर्स आने वाला है वो पूरा कोर्स है क्या वो? वो पूरा ब्लैंक चार्ट ही रहेगा। ब्लैंक चार्ट मतलब ब्लैंक चार्ट, उसमें 12 के अच्छा, वो 12 ठीक है। सारा हर, कवर्ड है ना उसमें? हाँ, उसमें सारे साइन कवर हैं और सारी हाँ। राशियां कवर है। मैंने बोला था हाउस और उसकी राशि, दो चीजें मैंने बोली हैं, दोनों ही आपको उसके अंदर मिलेंगी। ओके अच्छा, तो प्रसाद। वो पूरा पूरा ही कोर्स जी हाँ है ना, सर। हाँ, वो फुल तो कोर्स? पूरा ही हो गया ना, ब्लैंक ब्लैंक चार्ट मतलब ब्लैंक ब्लैंक चार्ट चार्ट। का 5 दिन का पूरा कोर्स है जो पूरा का पूरा मैडम आपको सिखाएंगे प्रसाद जी। ठीक है, ठीक। ओके जी। थैंक यू, थैंक थैंक ओके यू सो मच। जी। तो आई होप सबको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। कल हम फिर जुड़ेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं, जो मैडम की क्लास आने जा रही है जो कि 5 डेज का वर्कशॉप होगा, जो कि है ब्लैंक चार्ट से प्रिडिक्शन करना, जिसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 1 2 3 4। जिस जो क्लास स्टार्ट होगी 10 अक्टूबर से, जिसका बेस्ट टाइमिंग होगा 5:30 PM। इस क्लास में मैडम आपको ब्लैंक चार्ट में आपके कौन सा नंबर किस जगह है उससे कैसे प्रिडिक्शन करनी है पूरी चीजें सिखाएंगी। जैसे कि अभी प्रसाद जी का क्वेश्चन था, क्या ब्लैंक चार्ट का इसके अलावा कोई कोर्स होता है, तो नहीं, ये 5 दिन का वर्कशॉप होता है। इसमें पूरा मैडम आपको पूरी जानकारी उसकी दे देती है, कैसे आप उस ग्रह को देख के अपनी प्रिडिक्शन करते हो, सामने वाले की प्रिडिक्शन करते हो, ना सिर्फ आप अपनी, अपने परिवार वालों की भी हेल्प कर पाओगे। इस क्लास में एनरोल होने के लिए हमारा पेमेंट नंबर मैं फिर से शो कर रहा हूँ, जिसने अभी तक नहीं लिखा है वो नोट कर ले।
हमारा जो पेमेंट नंबर है वो गूगल पे और फोन पे अवेलेबल है, जो नंबर है 9549721666। इसका आपको स्क्रीनशॉट हमें भेजना है नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि है 9610530333। तो सब जने इसका क्लिक ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस क्लास में एनरोल होने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम समय पे। तब तक के लिए सबको राधे राधे। आप सब मैडम से राधे राधे कर सकते। राधे राधे सबको, राधे राधे। जी, सबको परमिशन दे दिए, राधे राधे कर सकते। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आप एडवांस राधे चार्ज राधे मैम। लेंगे मैम?